Namo Namaha. After knowing the Srushtyoत्पत्ति, today let's continue with शरीरोत्पत्ति also. Now, जैसे हमने देखा था पिछले वक्त के सबसे पहले आकाश, उससे वायु, उससे जल, उससे आप और उससे पृथ्वी, ऐसा सृष्टि का क्रम था. Likewise, here we can see now शरीरोत्पत्ति. यह सभी पंच महाभूतों से किस तरीके से ये शरीर बनता है, जैसे हम भी हमेशा कहते हैं ये पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर है. सो व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोसेस दैट दे हैव गिवन ओवर हियर. सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट सूक्ष्म शरीराणि सप्तादश अवयवात्मकानि. सो हियर दे हैव सेड दिस बॉडी सूक्ष्म शरीर. दे आर टॉकिंग अबाउट द सूक्ष्म शरीर. पहले कारण शरीर के बारे में डिस्कस किया, अभी सूक्ष्म के बारे में कर रहे हैं और बाद में स्थूल शरीर के बारे में करेंगे. तो सप्तदश दशावयवानी. So it is 17 body parts or 17 limbs are there of सूक्ष्म शरीर. It is also known as, और इसे हम लोग कहते भी है, क्या कहते हैं इसको, लिंग शरीरानी. दूसरा नाम इसके लिए है लिंग शरीरानी. अवयवास्तु ज्ञान पंच ज्ञानेन्द्रिय पंचकम, 5 ज्ञानेन्द्रिय है. बुद्धि मनसी 7 हो गए. कर्मेंद्रिय पंचक 7 + 5 12 हो गए. एंड वायु पंचकेति पंचकः च इति. तो ये 12 + 5 17 हो गए. तो इस तरीके से सप्तदशात्मक यह शरीर है. अभी पंच ज्ञानेन्द्रिय कौन से, बुद्धि मनस कैसे तैयार हुआ है, या पंच कर्मेंद्रिय कौन से है, कौन से पंच वायु है, वो यहाँ पे हम लोग अभी देखेंगे. सो लेट्स गो अहेड. ज्ञानेन्द्रियानि, ज्ञानेन्द्रिय जो पंचक है वो कौन से पंचक है, तो यहाँ पे दिख रहे हैं. श्रोत्र, कान जिसे कह सकते हैं. उसके बाद त्वक, त्वचा जिसे कह सकते हैं. उसके बाद चक्षु, आंख जिसे कह सकते हैं. जिह्वा, टंग जिसे कह सकते हैं. घ्राण, नोज जिसे, नाक जिसे कह सकते हैं. तो ये हो गए 5 कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय. तो इस तरीके से ज्ञानेन्द्रिया ने पंचकम में श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण आख्यानी आर द नेम्स. कान, त्वचा, आंख, जिह्वा और घ्राण, नाक, इस तरीके से आ गया. तो इस तरीके से ये हो गए ज्ञानेन्द्रियानि पंचक. ज्ञानेन्द्रिय पंचक होने के बाद उन्होंने इसके बारे में बोला है एतानि आकाशादीनी आकाशादीनाम सात्विक अंशेभ्यो. तो ये जो पंच महाभूतों का सात्विक अंश है, व्यस्तेभ्यः पृथक पृथक क्रमेण उपद्यन्ते. मतलब आकाश से श्रोत्र, वायु से त्वक, तेज से चक्षु, आप से जिह्वा और पृथ्वी से घ्राण. इस तरीके से पृथक पृथक हर एक के अलग अलग सात्विक अंश से क्रमेण उत्पद्यन्ते, इसलिए उन्होंने उसको रिस्पेक्टिवली काउंट किया हुआ है. तो ये हो गए पंच ज्ञानेन्द्रिय कौन से है और उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है. फिर उन्होंने आगे कहा है बुद्धिर नाम निश्चयात्मिकांतक. तो जो निश्चय, डिसीजन लेने का काम है वो बुद्धि का है, इसलिए वो निश्चयात्मक करण वृत्ति ही है. एंड मनः नाम, मन जो है वो संकल्प विकल्पम अस्ति आत्मिक अंतःकरण वृत्ति ही. सो जो डिलेमा में रहता है, ये करूं या वो करूं, वो मन का काम है और उसका निर्णय लेना यह बुद्धि का काम है. इसलिए बुद्धि को निश्चयात्मिकांतः कहा है. एंड मन इज संकल्प विकल्पम. तो दोनों में संकल्प या विकल्प करने का काम जो है वो मन करता है. अनयोः चित्त अहंकार योः अंतर्भाव है. बाकी तत्व ज्ञान पढ़ेंगे, दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे तो उन्होंने चित्त और अहंकार जो है उनके लिए ऐसा कहा गया है कि चित्त और अहंकार जो है वो अलग है. बट यहाँ पर चित्त और अहंकार जो है उनको एक ही मानने का काम जो है वो किसने किया हुआ है, तो उनको यहाँ पे बुद्धि और मनस में ही माना हुआ है वेदांत शास्त्र में. तो उन्होंने अलग तरीके से चित्त और अहंकार है ऐसा नहीं कहा है. अंतयोर भाव है, उस अंतर्भाव है, तो मन बुद्धि में ही उसका अंतर्भाव है ऐसा उन्होंने माना हुआ है. ऐसा उन्होंने कहा है. एते पुनराकाशिदा आकाशादि गत सात्विक अंशेभ्यो मिलितेभ्य उत्पद्यन्ते. पांचों महाभूतों के मिलितेभ्यो मिलकर जो सात्विक अंश बनता है उससे बना हुआ यह
मन और बुद्धि है, ऐसा उन्होंने कहा है। एतेषां प्रकाशात्मक सात्विकांशी कार्यात्वम, तो इस तरीके से सत्व गुण से बना हुआ है, इससे वह कार्यत्वम, उस तरीके से हम लोग को प्रकाशात्मक ये दिखता है। तो यहाँ पे हमने पंच ज्ञानेन्द्रिय और उसके साथ साथ मन बुद्धि की उत्पत्ति कैसे होती है यह देखा, और उसका किस तरीके से उसी के अंदर मन बुद्धि के अंदर ही चित्त अहंकार आते हैं, वो बात भी अंडरस्टैंड की। तो ये सूक्ष्म शरीर के पार्ट है। सूक्ष्म शरीर के 7 अवयव हमने देखे, पंच ज्ञानेन्द्रिय और 2 मन बुद्धि, और उसी के अंदर 2 आए हुए अंतर्भाव होने वाले अहंकार और चित्त को भी देख लिया। तो इसके बाद उन्होंने आगे कहा हुआ है, कोश विवरण किया है। जिस तरीके से पहले हमने मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश देखे थे, उस तरीके से यहाँ पे उन्होंने कहा है, इयम बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय ही सहिता विज्ञानमय कोश भवती। तो इस तरीके से जो यहाँ पे ही देख रहे हैं हम के बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय सहित, बुद्धि और ज्ञानेन्द्रियों के साथ, मतलब एक बुद्धि और पंच ज्ञानेन्द्रिय, ऐसा 6 चीज का जब भी कॉम्बिनेशन होता है तभी इट इज नोन एज विज्ञानमय कोश, उसको विज्ञानमय कोश कहते हैं। ऐसी अवस्था जहाँ पे बुद्धि के साथ सब ज्ञानेन्द्रिय है, जिसमें अयम कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुख दुख, सुखित्व दुखित्व आदि अभिमान हेतु हो, अभिमानेन लोक पर लोकगामी व्यवहारिक जीव इत्युच्यते। तो इसके वजह से, ये विज्ञानमय कोश की वजह से ये करता है, भोगता है, सुखी है, दुखी है, इसमें अभिमान है, यह सभी बातें हमें दिखती है। और यही जो है विज्ञानमय कोश, वो अलग अलग लोकों में जाता है, मृत्यु के बाद भी रहता है, इसलिए उसको दूसरा नाम दिया है व्यवहारिक जीव। तो व्यवहारिक जीव क्यों कहा है, बिकॉज ये हमेशा ट्रैवल करते रहता है अलग अलग लोकों में, इसके लिए। वैसे ही दूसरा कोश है मनस्तु ज्ञानेन्द्रिय, मनः तु ज्ञानेन्द्रिय, मन के साथ सभी ज्ञानेन्द्रिय जब भी आती है तभी उसे हम कहते हैं मनोमय कोश। तो यहाँ पे ये 2 कोशों के बारे में उन्होंने बताया हुआ है, एक तो विज्ञानमय कोश है जब भी बुद्धि के साथ सभी ज्ञानेन्द्रिय है तभी, और दूसरा है मनोमय कोश है जहाँ पे मन के साथ सभी ज्ञानेन्द्रिय होते हैं तभी वो मनोमय कोश हो जाता है। तो इस तरीके से सूक्ष्म शरीर के हमने 7 अवयव और उसी के साथ साथ बनने वाले 2 कोश जो है वो यहाँ पे समझ लिए। उसके साथ साथ उन्होंने पंच कर्मेंद्रिय और पंच वायव, ये दोनों एक्सप्लेन किए हुए हैं। पहले पंच कर्मेंद्रिय देखते हैं, क्या कहा है उन्होंने पंच कर्मेंद्रिय में। पंच कर्मेंद्रियानी वाक पाणी पाद पायु उपस्थ आख्यानी, तो उसमें वाक यानी वाणी बोलने के लिए जुबान है वो, पानी यानी हाथ, पाद यानी पैर, पायु एंड उपस्थ, तो जहां से पायु यानी हम सभी बातें यह जो खराब अपने अंदर का मलमूत्र जो है विसर्जित करते हैं वो, एंड उपस्थ जहां से जनन इंद्रिय है, हम सभी बातें सृष्टि उत्पत्ति में हम जिस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं वो इंद्रिय उपस्थ में आते हैं। तो उस तरीके से हम देख सकते हैं इन कर्मेंद्रियों के बारे में उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी हमें पता चलता नहीं है कि अरे वाक पानी पाद पायु ये सब तो स्थूल शरीर के भाग लगते हैं, हमें इसको सूक्ष्म शरीर में क्यों लिया हुआ है। तो ये अंडरस्टैंड करना कि यहाँ पे जब भी उन्होंने पानी या पाद हाथ या पैर कहे, तो जो हमें बाहर से दिखने वाले हाथ पैर है ऐसा नहीं है, इसके अंदर एक जान है, इसलिए हाथ हिलता है, पैर हिलता है। जैसे अगर हम देखेंगे तो जिसका पैरालिटिक बॉडी हो गया है, पैरालिसिस जिसको हो गया, उसका हाफ बॉडी वर्क नहीं करता है। अभी दोनों जगह पे हाथ है, दोनों साइड पे पैर है, बट एक चल रहा है एक नहीं चल रहा, बिकॉज एक के अंदर यह सूक्ष्म शरीर एक्टिव है और एक जगह पे वो सूक्ष्म शरीर जो है वो इनएक्टिव है। तो ये जो डिफरेंस है, तो स्थूल रूप से दिखने वाला हाथ पैर यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है हमें, तो सूक्ष्म रूप में जो है इसके अंदर जो हाथ पैर, उसे हमें कंसिडर करना है, उसे हमें अंडरस्टैंड करना है, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है। एतानी पुनराकाशादि में, तो इसके अंदर और जो है वो सभी पंच महाभूतों के एक एक पार्ट का रजा अंश छुपा हुआ है। तो उस तरीके से आकाश से हम कह सकते हैं कि वाणी उसके रजस अंश से बनी हुई है। उसके बाद वायु के रज अंश से पानी यानी हाथ बना हुआ है।
उसके बाद तीसरा है तेज, तेज से पैर बना हुआ है उसके रजा अंश से। और उसके बाद है जल, उससे वायु बना हुआ है। और उपस्थ पृथ्वी से बना हुआ है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यह जो सभी हमारे अवयव है सूक्ष्म शरीर के, कर्मेंद्रिय है, वो किस तरीके से रज अंश से बने हुए हैं। यह देखने के बाद उन्होंने कहा है वायवः, वायवः यानी वायु, यानी जिसको हम लोग प्राण कहते हैं। तो वो प्राण कौन से हैं? तो ये 5 प्रकार के हैं। प्राणापान व्यान उदान समान। तो उस तरीके से प्राण जो है वो प्राक गमन वाक नासाग्रवर्ती, ऐसा उन्होंने लिया हुआ है यहाँ पे। तो जो पहला है उसका नाम प्राण रखा हुआ है। और ये प्राण जो है वो कैसे प्राक गमनवान, ऊपर जाने वाला, नाक की तरफ जाने वाला, नासाग्रवर्ती, नाक की चोटी पे जो रहता है वो प्राण होता है। तो इनिशियल लेवल पे जब भी हम लोग सांस लेते हैं तभी आने वाला वायु। उसके बाद उन्होंने कहा है अपानः, अपानः हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वो स्टे कर रहा है अपानः। नाम वाक गमनवान पायु आदि स्थानवर्ती। तो जहाँ पे अपना पायु होता है वहां पे ये वेट करने वाला जो है वो हमें दिखता है। तो ये अपान हो गया, ऐसा उन्होंने यहाँ पे देखा हुआ है। उसके बाद जो उन्होंने कहा हुआ है जिसके बारे में, दैट इज व्यान, व्यान नाम विश्व गमनवान अखिल शरीरवर्ती। तो इसलिए देखो व्यान हम लोग को सब जगह पे दिख रहा है। तो ये व्यान जो है वो पूरे शरीर में सब जगह पे घूमते रहता है। ये सभी वायु है, इससे शरीर बना हुआ है। तो इस तरीके से व्यान सब जगह पे घूम रहा है। उदान नाम कंठस्थि ऊर्ध्व गमन वायुत्क्रमण। ये उदान कंठ में रहता है और ऐसा कहते हैं कि मृत्यु के बाद ये वायु निकल जाता है शरीर से तो अपना बॉडी जो है वो पूरा निष्क्रिय बन जाता है। इसलिए उसको ऊर्ध्व गमनवान उत्क्रमण वायु ऐसा कहते हैं। एंड समान नाम, जो सबको पूरे शरीर को बैलेंस रखता है, वो समान है शरीर से मध्यगत, मध्यगता शीत पीता रात्रन समीकरण। तो सबका जो बैलेंस है वो करने वाला, समीकरण करने वाला, समान जो है वो यह समान वायु है, इसलिए उसको समान कहा हुआ है। एक श्लोक के माध्यम से भी इन सभी वायु को याद रख सकते हैं। रुदि प्राणो गुदे पान समानो नाभिमंडले उदान कंठ देशे स्यात् व्यान सर्व शरीर। तो इस तरीके से हम लोग को कहाँ पे कौन सा वायु है वो पता चल सकता है। तो यहाँ पे पंच कर्मेंद्रिय और उसके साथ आने वाले पंच प्राण जो है, पंच वायु है, उसको हमने देखा। और ये सब मिलकर अभी सप्तादश अवयव हो गए हैं। इन सप्तादश अवयवों से क्या बनता है? तो इन सप्तादश अवयवों से बनता है सूक्ष्म शरीर। तो इस सूक्ष्म शरीर के बारे में उन्होंने यहाँ पे विवरण किया हुआ है। और ये विवरण करने के बाद आगे वो यह चीज बताते हैं कि इन जो बचे हुए अलग 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 10 अवयव है, मतलब पंच कर्मेंद्रिय और पंच वायव है, ये बताने के बाद वो बताते हैं कि केचित तो अलग दर्शन शास्त्र में देखेंगे तो केचित तो मतलब बाकी दर्शन शास्त्र वालों ने नाग कूर्म कुकल देवदत्त धनंजय आख्य पंच अन्य वायव, ये 5 अलग वायु भी माने गए हैं। उत नाग उद्गिर करण, तो नाग का यूज क्या होता है? कूर्म उन्मिलिन करह, कूर्म का यूज क्या होता है? कृकल जो है, उस कृकल के बारे में उन्होंने कहा है क्षुत करह, मतलब भूख वगैरह लगने के लिए इस्तेमाल होता है वो। देवदत्त जृंभन करह, देवदत्त जो है वो आलस वगैरह देते हैं हम लोग कभी निकलता है। धनंजय पोषण करह, पूरे शरीर को पोषण करने के लिए जो यूज करता है वो इस तरीके से पोषण करे। इसे और भी 5 मतलब टोटल 10 वायु माने हैं। बट वेदांतकार ने कहा है एतेषां प्राणान दी शु अंतर्भाव प्राणादय पंच वै इति। तो पहले पंच प्राण कहे गए, उसके अंदर ही ये 5 प्राणों का यूज, उसके अंदर ही वो आ जाते हैं। उसको अलग से कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने, जैसे मेन डायरेक्शन पूछेंगे तो 4 कहे जाते हैं, बट उसके सब डायरेक्शंस भी निकालते हैं और उसको 8 भी बनाते हैं। तो इस तरीके से पंच मेन वायु है, ये बाकी सब वायु है, ट्रू है, बट ये उसी का पार्ट है, ऐसा वेदांत ने कहा हुआ है। बाकी दर्शनों ने इसको कई कई जगह पे अलग भी माना हुआ है, 10 प्राण माने हुए हैं।
एतत् प्राणादि पंचकम आकाशादि गत रजांशोभ्यः मिलितेभ्यः उत्पद्यन्ते। ये जो प्राण है, पंच प्राण है, वो पंच महाभूतों के मिलकर, पांचों को मिलकर उसके रज अंश से बने हुए हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। इदम प्राणादि पंचकम, ये जो प्राणादि पंचक है वो कर्मेंद्रिय ही सहित, जब ये पंच प्राण, प्राण समान अपान उदान व्यान, ये पंच कर्मेंद्रियों के साथ जब भी होते हैं तभी प्राणमय कोश तैयार होता है। ये प्राणमय कोश तीसरा कोश देखा, पहला बुद्धि के साथ ज्ञानेन्द्रिय होते हैं तभी विज्ञानमय कोश होता है, फिर मन के साथ जब भी ज्ञानेन्द्रिय होते हैं तभी मनोमय कोश होता है, और अभी प्राणों के साथ जब भी कर्मेंद्रिय होते हैं तभी प्राणमय कोश हो जाता है। पंच प्राण और पंच कर्मेंद्रिय मिलकर 10 का यह प्राणमय कोश होता है। अस्य क्रियात्मकत्वेन, क्रिया करना, रजोंश कार्यत्वम, ये प्रोएक्टिव है बिकॉज रज अंश से बना हुआ है, इसलिए सभी कामकाज जो है वो यह प्राणमय कोश से होते हैं। तो प्राणमय कोश जिसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो बंदा आपको ज्यादा एक्टिव दिखेगा। प्राणमय कोश जिसका थोड़ा सा वीक है उसमें हम लोगों को दिखेगी स्लो एक्टिविटी, दीर्घ कोई भी चीज करने के लिए टाइम लगता है उस तरीके से। तो यहाँ पर सप्तादशात्मक शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर जिसको दूसरा नाम है, वो देखा, और उसके साथ साथ हमने 3 अलग अलग कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश कैसे है वो देखे। अभी इनको देखने के बाद, इनको अंडरस्टैंड करने के बाद, यह अलग अलग जो उन्होंने 5 वायु बताए हैं उनको भी उन्होंने क्या किया है, पहले पंच वायु में ही उसको सिलेक्ट किया हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है। तो इसका अगर समरी देखेंगे हम लोग तो उन्होंने लिखा है एतेषु कोशेषु मध्ये विज्ञानमय कोश जो है, वो विज्ञानमय कोश क्या है, तो उनको ऐसा कहना है कि इन सभी कोशों में यह जो विज्ञानमय कोश है वो विज्ञानमय कोश ज्ञान शक्तिमान और कर्तृ रूप ऐसा है। तो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि ये विज्ञानमय कोश के बारे में उन्होंने बोला है, जिसके अंदर बुद्धि प्लस पंच ज्ञानेन्द्रिय आते हैं। ये एक्चुअल कर्तृ रूप है, मतलब इसके वजह से सब कुछ होता है। तो जिसको हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई गाड़ी चलानी है तो उसका जो ड्राइवर है, तो वो ड्राइवर कौन है, तो बुद्धि पंच ज्ञानेन्द्रिय क्रियात्मक है। तो उस तरीके से वो कर्तृ रूप है, वो शक्तिमान है, वो गियर डालेगा, वो चाबी घुमाएगा, वो एक्सीलेटर दबाएगा, वो ब्रेक दबाएगा, सब कुछ करेगा, वो कौन है। तो इस तरीके से मतलब ये जो ड्राइवर के अंदर की ताकत है वो यानी बुद्धि है। उसके बाद मनोमय कोश को अगर हम लोग को अंडरस्टैंड करना है तो मनोमय कोश यानी क्या है, मन और पंच ज्ञानेन्द्रिय है, जिसका काम जो है वो इच्छा शक्तिमान ऐसा है, और वो करण रूप है, और वो करण रूप है। तो इच्छा शक्तिमान ये मनोमय कोश है। इस मनोमय कोश के लिए उन्होंने इस तरीके से कहा हुआ है कि करण रूप जो है, वो करण रूप क्या है, यह है बिकॉज इसके वजह से आगे काम नहीं होगा, इसका काम है इच्छा निर्माण करना। ये इच्छा करने का काम जो है वो कौन करता है, मनोमय कोश करता है। तो इच्छा होती है जब भी तो वो मनोमय कोश का कारण है, इसलिए मनोमय कोश सबसे इम्पोर्टेंट होता है। पंच कर्मेंद्रियानि पंच प्राणा, प्राणमय कोश जो है वो हमने अभी देखा पंच कर्मेंद्रिय और पंच प्राणों से बना हुआ है। यह कैसा है, क्रिया शक्तिमान, तो ये एक्टिव है, ये बहुत काम करता है, और उसको चलाने का काम कार्य रूप है। तो उस तरीके से हमारे जो यह है कार्य रूप क्रिया शक्तिमान, जो एक्चुअल काम होता है वो इस तरीके से है। थोड़ा अलग, कार के एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा अगर हम लोग कंपनी का एग्जाम्पल देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कंपनी में कोई CMD होता है जो एक आइडिया बनाता है, एक विजन बनाता है, एक टारगेट सेट करता है कि हमें इस तरीके से काम करने का है, वो बुद्धि है। फिर वो मीटिंग लेता है, जो उसके बोर्ड कमेटी मेंबर्स है उनको बताता है, फिर वो लोग अलग अलग उसमें वो एक विजन बताता है, फिर उसके बेसिस पे अलग अलग आइडियाज क्रिएट करते हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सब उसका एक टीम होता है। बोर्ड रूम के अंदर वो टीम काम करता है, वो यानी मन है जो संकल्प विकल्प करता है, इच्छा करता है अलग अलग। और उसके बाद नीचे का स्टाफ है, तो उधर कुछ डिसीजन होते हैं, बुद्धि से फाइनल हो जाती है, और वो सब बातें फाइनल हो जाने के बाद उसको एग्जीक्यूट करने का काम एक्चुअल में ऑफिस में बैठने वाले लोग करते हैं, वो यानी पंच कर्मेंद्रिय और पंच प्राण है। तो इस तरीके से यदि हम लोग आज के जमाने के साथ कनेक्ट करेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा ये सूक्ष्म शरीर वर्क कैसे करता है। और ये सूक्ष्म शरीर जो है वो एक्चुअल में किधर दिखता नहीं है, न मन न बुद्धि, पंच कर्मेंद्रिय और प्राण, ये इससे जो क्रिया होती है वो पता चलती है। तो इस तरीके से यह सूक्ष्म शरीर जो है वो 17 अवयवों से बना हुआ है।
उससे 3 कोश बने हुए हैं और ये 3 कोशों से अलग अलग काम होता है, वो हम लोग को यहाँ पे देखने मिला। तो इस तरीके से शरीरोत्पत्ति ही पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है सूक्ष्म शरीर के बारे में। इसके बाद आगे हमें स्थूल शरीर के बारे में भी सीखना है। तो फॉर दैट वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।